तो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं अनिल जांगड़ा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने जीरो लेवल से शुरू किया था पढ़ना, जिसमें हमने अब तक सिंधु और वैदिक का चर्चा कर लिया है, यानी दोनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ा कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार भारत में पनपी और किस प्रकार भारतीय लोगों द्वारा या आर्य लोगों द्वारा यह सभ्यता विकसित की गई, वो देखा हमने अच्छी तरह। और मैंने सोचा है कि आपको बिल्कुल एक एक बात बताई जाए, एक एक बात समझाई जाए, चाहे कम याद करो पर याद करो, वो प्रॉपर याद रहना चाहिए। और आप मुझे सबसे पहले बता दो मेरी वॉइस और वीडियो आप तक प्रॉपर आ रहा है या नहीं, फिर बात करेंगे आगे। सबसे पहले मैं कमेंट ले लूँ आपका हो तो। बबीता जांगड़ा, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम आपका बबीता जी। सोनिया बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी। लक्ष्मी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, आप सबका हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। रानी देवी, पिंकी, विकास, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस क्लास में। अब हम आज देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बाद भारत में एक वैदिक सभ्यता आई। क्या आई? वैदिक सभ्यता आई, वो हमने अच्छी तरह पढ़ी और मेरे ख्याल से आपके समझ में भी आई होगी, वो सभ्यता आनी भी चाहिए। तो वैदिक सभ्यता के बाद ऐसा क्या हुआ जो हमारे इतिहास को उज्जवल बनाता है और हमारे इतिहास को थोड़ा अलग दिखाता है? क्योंकि सिंधु के बारे में पढ़ा तो सिंधु को खत्म करने का श्रेय आर्यों को दिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं भूकंप की वजह से खत्म हो गई, कुछ बताते हैं हमको नहीं लेना देना किससे खत्म हुई है। और वैदिक सभ्यता के बाद भारत में क्या हुआ और आर्य लोगों ने भारत में क्या किया, वो आपके मन में आता है। अब देखेंगे आर्यों ने हमारे भारत में क्या किया और क्या नहीं। तो सुनो, हमने कल बात की थी वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता, और इस वैदिक सभ्यता का समय हमने देखा था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। यही देखा था कि यार ये मध्य एशिया से भारत में आते हैं और एक सभ्यता को जन्म देते हैं। उस सभ्यता का नाम वैदिक था और 600 के आसपास में ये सभ्यता खत्म हो जाती है, माना जाता है। खत्म क्या होती है? स्टेब्लिश हो जाती है। धीरे धीरे लोग अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि कार्य था। क्या था? कृषि और पशुपालन। और इस टाइम लोहे की खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी? यानी लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज से लोगों ने हथियार बनाए, हल बनाए, कृषि कार्य शुरू कर दिया। अब कृषि कार्य करेंगे तो लोग विकसित होंगे धीरे धीरे, और विकसित होंगे तो लोग स्थापित होंगे, स्टेब्लिश होंगे, अपनी बस्तियां बनाएंगे। तो अलग अलग बस्तियां बना ली, अलग अलग कबीले रहने लगे। वो कबीले शुरुआत में तो किस प्रकार रहते थे? तो शुरुआत में तो परिवार के रूप में रहते थे, और कुछ परिवार बनकर अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहते थे, और फिर अंत में कई परिवार एक हो गए तो वह बन गए कबीले। क्या बन गए? कबीले। और अंत में कबीले भी एक हो गए तो वो कबीले बन गए जनपद। क्या बन गए? जनपद। यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनपद हुए, और वो जनपद अंत में आपस में विलय हो गए। क्या हो गए? विलय हो गए। तो विलय हुआ तो वो क्या बन गए? तो बता देना, महाजनपद। क्या बन गया? महाजनपद। और भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। कितने हुए भाई? 16 महाजनपद हुए। ये बात आपके समझ में आई क्या? वैदिक सभ्यता के लोग पहले कबीले के रूप में रहते थे, परिवार के रूप में रहते थे। धीरे धीरे वो एक गांव बनाया, एक समूह बनाया, और फिर गांव से गांव मिलते गए, और मिलते मिलते वो बन गए जनपद। क्या बन गए? जनपद। फिर जनपद से जनपद मिले, वो बन गए महाजनपद। क्या बन गए? महाजनपद। और हमारे भारत में कुल 16 महाजनपद हुए। कितने हुए जी? 16 महाजनपद हुए। मुझे बात बताओ, समझ में आई क्या इतनी बात?
बताओ सा, इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई तो मैं आगे चलूं? बिल्कुल समझ में आई है, अच्छी बात है पिंकी जी आपको। तो ये 16 महाजनपद हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हुए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम इनका, किसी का काशी, किसी का मगध, किसी का मत्स्य, किसी का कौशल, किसी का गंधार, अलग अलग हुए। हमको जनपद काल से कोई मतलब नहीं जी, क्योंकि जनपद काल में हमारा कोई ज्यादा इतिहास नहीं है। तो ये 16 जनपद थे, बाद में इनका हुआ क्या? अब आपके मन में आएगा कि सर ये 16 जनपद खत्म कैसे हुए, ऐसी क्या कहानी बनी? तो सुनो एक बात, पहले ये बात इतनी समझ में आई, अच्छी बात। अब सुनो क्या लिखा है, आपको दिख रहा है क्या ये लिखा हुआ? देख लेता हूं, बिल्कुल दिख रहा है जी। तो यहां क्या लिखा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 ईस्वी पूर्व के पास वैदिक सभ्यता खत्म हुई थी, ईसा पूर्व के आसपास। और इसी दौरान की बात हो रही है, क्या हो रही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं क्या कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। लोहे की खोज हुई थी वैदिक सभ्यता के दौरान, और इस लोहे की खोज के कारण अलग अलग गतिविधियां शुरू हो गई। तो गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि विकास में जो कबीलाई थे, यानी कबीले थे, वो अपना जीवन स्थायी कर लेंगे, यानी स्थायी निवास शुरू कर लेंगे, यही बात की थी। स्थायी जीवन शैली ने ले लिया, यानी पहले कबीले के रूप में रहते थे, बाद में स्थायी जीवन ले लिया, ठीक है। इससे क्षेत्रीय भावना, यानी क्षेत्रीय भावना पैदा होने लगी कि हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, होगा निश्चित रूप से होगा। इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। आर्यों के जन, यानी आर्यों के लोग, आर्यों के जन जनपदों एवं महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। जो आर्य लोग थे, जो जन के रूप में रहते थे, समूह के रूप में रहते थे, वो जनपद एवं महाजनपदों का रूप लेने लगे। एवं गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बात समझ में आई क्या? हमने वही तो देखा कि वैदिक सभ्यता के बाद लोग स्थापित हो गए, लोहे की खोज हुई, हथियार बने, हल बने, उससे खेती होने लगी, और खेती होने लगी तो लोग स्टेब्लिश होने लगे, अपनी बस्तियां बसाने लगे, और धीरे धीरे वो बस्तियां इतनी बड़ी हो गई, इनको जनपद और महाजनपद बोले जाने लगा। क्या बोले जाने लगा? जनपद और महाजनपद बोले जाने लगा। और इसे हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण पूछोगे किसे कहते हैं, तो प्रथम नगरीकरण कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को कहते हैं। और जनपद और महाजनपद बने, तो महाजनपद कितने थे भारत में? 16 थे। कितने थे? 16। ये बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा टॉपिक उलझा हुआ है, पर लाइन आपको यहां से लिखना शुरू करना है कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। ये समझ में आई क्या? बताओ, ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। फिर अगले पेज पर चलते हैं हम। ऐसा का ऐसा लिखना है जी। सोनू, गुड इवनिंग जी, मोस्ट वेलकम आपका। 16 जनपद, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब सुनो, भारत में कुल कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। अब आप कहोगे सर वो कैसे खत्म हुए, वो बताओ हमको। तो सुनो, इनमें से एक जनपद था मगध। क्या था? मगध। कौन सा जनपद था? मगध। 16 जनपदों में एक जनपद था मगध। और यह जनपद सबसे ताकतवर होगा जनपदों में, क्योंकि यहां पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर राज किया था। क्या किया था? राज किया था। अब आप कहोगे किसने राज किया था, तो बात करेंगे जी। यह मगध का जनपद सबसे ताकतवर होगा। और जितने बाकी जनपद होंगे, यानी 15 बच्चे, कुल 16 थे। यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनपद थे या नहीं थे? बिल्कुल थे, आपको पता है इसका। तो जैसे यहां कोई जनपद है भारत के अंदर, काशी नाम का, और इधर हम मान लेते, मान रहे हैं, ऐसा मत सोचना यही है, मान रहे हैं। यहां है कोई कौशल,
यहां कोई जनपद है गंधार, यहां कोई जनपद मान लो मत्स्य। इस प्रकार भारत में 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। और इन 16 जनपदों को एक जनपद खा जाता है, यानी विलय कर लेता है, पूरे भारत को एक कर लेता है। वो कौन सा जनपद होता है? मगध होता है। कौन सा होता है? मगध होता है। अब आप कहोगे सर इस जनपद में राज किसने किया था? 16 जनपदों को खाने वाला एक जनपद है मगध। यहां किसने राज किया था? तो बता देना मौर्यों ने। किसने? मौर्यों ने राज किया था। अब आप कहोगे मौर्य कौन थे? तो बात करेंगे। इस मगध के अंदर मौर्य राजवंश ने राज किया था। और ये मौर्य राजवंश के लोग, मौर्य राजवंश के राजा मगध पर अधिकार करते हैं। अधिकार करके जितने 16 के 16 जनपद थे उनको खा जाएंगे, यानी विलय कर लेंगे मगध में। और लास्ट में एक जनपद बचेगा। वो कौन सा बचेगा? मगध बचेगा। कौन सा बचेगा? मगध बचेगा। और मगध में किसने राज किया था? मौर्य राजवंश ने। किसने? मौर्य राजवंश ने। अब पढ़ेंगे हम मौर्य राजवंश, क्योंकि जनपद हमारे लगता नहीं जी। आओ शुरू करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये मगध कहां था? शुरुआत में 16 जनपद थे हमारे भारत में, तो ये मगध कहां स्टेब्लिश करता था? कहां था? तो बता देना ये कहां था? इस क्षेत्र में था जी मगध। इस पूरे में था। याद रखना, इस पूरे जनपद में मौर्यों ने राज किया था। और यहां से धीरे धीरे मौर्य लोग आगे बढ़ेंगे, मौर्य राजवंश के लोग, और यहां तक जीत लेंगे अफगानिस्तान तक। कहां तक जीत लेंगे? अफगानिस्तान तक जीत लेंगे। कौन से लोग? मौर्य राजवंश के लोग। शुरुआत में देखा वैदिक सभ्यता के लोग धीरे धीरे विकसित हुए, हल चलाना सीखा, हथियार चलाने सीखे, और 16 जनपद बन गए। क्या बन गए? 16 जनपद। और 16 में से एक था मगध। कौन सा था? मगध। और मगध में किसका राज था? मौर्य राजवंश का। किन का राज था? मौर्य राजवंश का। अब मौर्य राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे हम, भारत की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, हमको अपने हरियाणा से लेना देना है। तो हम देखेंगे मौर्य राजवंश ने हरियाणा के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और किसके समय हरियाणा किसके अंडर में आता था। हमने देखा कि अफगानिस्तान तक जीत लिया है, इधर गुजरात तक जीत लिया, और नीचे समुद्र तक जीत लिया है। हमारे इतिहासकार कहते हैं कि जिस भारत को जीतने के लिए अंग्रेज आए बढ़ते रहे और पुर्तगाली रो रो कर चले गए, और मुगलों ने पूरा प्रयास किया तो भी पूरे भारत को नहीं जीत पाए, पर मौर्यों ने पूरे भारत को जीत लिया था। और मौर्यों का केंद्र कहां था? तो बता देना मगध। कहां पर था? मगध। आओ फिर शुरू करते हैं मगध के बारे में। मगध में किसने राज किया था? मौर्य वंश ने राज किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य राजवंश का समय क्या था, यानी समय किस समय से किस समय तक राज किया था, तो बता देना कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। इस दौरान हमारे भारत में किसी का डंका बजता था तो मौर्यों का बजता था। भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक, श्रीलंका तक किसका राज था? मौर्यों का था। और मौर्यों ने कब तक राज किया? तो बता देना कब तक किया? 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्यों ने राज किया। पर हमारे हरियाणा में उनका कब तक कब्जा रहा, यानी हमारा हरियाणा मौर्यों के अंडर में कब तक रहा? तो बता देना 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। अब आप कहोगे सर मौर्यों का राज तो 184 ईसा पूर्व तक है, पर हमारे हरियाणा में 232 ईसा पूर्व तक क्यों है? क्या कारण रहा? तो कारण देखेंगे, क्योंकि शुरुआत में मौर्य राजवंश के लोग थे ना जो शासक थे, वो बहुत ताकतवर थे और कालांतर में कमजोर शासक बने। और हरियाणा के अंदर जो मौर्यों के नीचे काम करते थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, वो लोग खुद को क्या कर लेंगे? राजा घोषित कर लेंगे। वो कहेंगे हम किसी के नीचे काम नहीं करते, हम खुद राजा हैं, यानी स्वतंत्र बन जाएंगे, खुद राजा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, खुद राजा बन जाएंगे। और कालांतर में वो राजा ही हम पढ़ेंगे। हरियाणा में कौन कौन हुआ?
क्या हुआ मौर्य वंश के बाद हरियाणा में, वो कल की क्लास में देखेंगे, पर आज वाली पूरी देखोगे तब भी समझ में आएगी। तो हरियाणा में कब से कब तक था मौर्य राजवंश? 322 से लेकर 232 ईसा पूर्व पूछा जा चुका है, आप भी ध्यान रखना। और भारत में कब तक था? 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व। कहां से राज शुरू किया था? मगध से। कहां से? मगध में मौर्य वंश की नींव कौन लगाता है? सबसे पहले मगध में कौन आता है? ये मन में ख्याल आएगा, अभी देखो आपका ख्याल निकाला जाएगा। सुनो, पहला व्यक्ति कोई आता है मगध में मौर्य राजवंश का, तो कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। हमने शुरुआत में देखा मौर्यों का शासनकाल क्या था, तो आपको पता होगा क्या था। पर पहला व्यक्ति कौन आता था? कौन आया था? तो याद रखना कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है 322 से लेकर 278 ईसा पूर्व। क्या माना जाता है? 322 से लेकर 298 ईस्वी तक माना जाता है। अब शुरुआत हुई है यहां से, और खत्म कहां होगा मौर्य वंश से? तो 184 बीसी में खत्म होगा, यानी ईसा पूर्व में होगा। तो शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो कौन होगा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ताकतवर शासक था, और चंद्रगुप्त ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? मगध में बैठे व्यक्ति ने, यानी बिहार झारखंड के आसपास एक जनपद था, महाजनपद था, उसका नाम था मगध। और बिहार के व्यक्ति ने कहां तक अधिकार कर लिया? हरियाणा तक कर लिया था। और किसकी स्थापना करता है? मौर्य वंश का संस्थापक। लिख लेना कौन है मौर्य वंश का संस्थापक है? मौर्य वंश का संस्थापक है, याद रखना कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और कब स्थापना की थी? तो 322। और आप पूछोगे सर किसके सहयोग से, किसके आशीर्वाद से मगध जनपद को जीता था? तो बता देना इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या था? चाणक्य। और चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त कहां अधिकार कर लेता है? मगध पर। कहां? मगध पर। और मगध पर एक व्यक्ति का अधिकार था, उसका नाम था धनानंद। क्या था? धनानंद था। उस धनानंद को हराकर कहां अधिकार करता है? मगध पर। अब कुल जनपद कितने थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? और मगध में कौन बैठा है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बैठा है? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है। और चंद्रगुप्त मौर्य इन 16 जनपदों में से 8 जनपद अकेला जीत लेगा। कौन जीत लेगा? 8 जनपदों को जीता था। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने जनपदों को जीता था? तो बता देना कितने? 8 जनपदों को। यानी 16 कुल थे, 8 किसने जीत लिए? यानी हरियाणा भी किसके अंडर में आ गया? 8 चंद्रगुप्त। यानी 8 के अंदर हमारे हरियाणा का क्षेत्र था। तो चंद्रगुप्त के अंडर में क्या आ गया? हरियाणा। अब आप पूछोगे कि सर ये 8 जनपद जीते थे, इन जनपदों में जाने के लिए कोई रास्ता था या कोई हवाई मार्ग था? तो रास्ता था। क्या था? रास्ता था। और उस रास्ते के लिए हमारे चंद्रगुप्त ने सड़क भी बनाई थी। क्या बनाई थी? सड़क भी बनाई थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। यानी जनपदों में जाने के लिए कोई सड़क तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? कन्फर्म चाहिएगी। और उस सड़क का नाम इतिहास में आता है उत्तरापंथ। क्या आता है? उत्तरापंथ या उत्तरापथ बोल सकते हैं। और इस उत्तरापथ को वर्तमान में क्या कहते हैं? जीटी रोड है। क्या कहते हैं? जीटी रोड है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, किंतु आधुनिक निर्माण करवाया था शेरशाह ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। पर आपसे पूछा जाएगा जीटी रोड नहीं देगा तो क्या देगा? उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और बाद में इसका नाम क्या हो गया? जीटी रोड। और जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? यानी उसी उत्तरापथ के मार्ग के ऊपर शेरशाह सूरी ने कालांतर में एक रोड बनवाई, उसका नाम क्या हो गया? जीटी रोड। और उत्तरापथ मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 8
महाजनपदों को किसने जीता था? चंद्रगुप्त ने। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? गुरु कौन है? चाणक्य। और चाणक्य की एक पुस्तक है, नाम आप सभी जानते होंगे, क्या नाम है जी बताओ, कमेंट करके बताना। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है बताना। इस चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। बताओ इसकी बुक का क्या नाम है? चाणक्य, बिल्कुल। शेरशाह सूरी, बिल्कुल जी। पर इनकी पुस्तक का क्या नाम है बताना कमेंट करके। बताओ सा, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चाणक्य, क्या नाम है? चलो मैं ही बता देता हूं। अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र है। अब आप कहोगे सर इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है अर्थशास्त्र में? पैसों की मिलती है या राजनीति की जानकारी मिलती है? बताओ किसकी? आपको क्या लगता है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी होती है? इकोनॉमिक्स। किसकी जानकारी मिलती है जी? क्या बात है, ऑनलाइन आ रहा, क्या बात होगी? 30 ऑनलाइन हो आप, किसी का जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है तो बता देना राजनीति की। किसकी? राजनीति की। आपको चालाक बनना है, अगर आपको राजनेता बनना है तो कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी? अर्थशास्त्र। और किसकी लिखी हुई है? चाणक्य की। किसकी? चाणक्य की। और चाणक्य किसका गुरु था? आपने कभी सुना होगा चाणक्य नीति। वो चाणक्य नीति कौन सी पुस्तक में मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। आप पैसों का अनुमान मत लगाना, आप सोचो कहीं इको की पुस्तक है और उसमें पैसों की जानकारी नहीं जी, राजनीतिक जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? चाणक्य। गुरु भी था और प्रधानमंत्री भी था। आओ अगले शासक कौन बने? कौन बने? बिंदुसार बने। अब आप पूछोगे पहले यह बताओ चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई? पूछोगे या नहीं पूछोगे? तो चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में क्या कर लिया था? अब ये मत कहना फांसी लगा ली थी, नहीं फांसी नहीं लगाई थी। अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लेता है। कौन से धर्म को? जैन धर्म को अपना लेता है तथा सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग देता है। कौन सी विधि द्वारा? सलेखना विधि। अब आप पूछोगे सलेखना क्या होती है तो बात करेंगे, ये लाइन लिखनी है आपको चंद्रगुप्त के नीचे कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लेता है तथा सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। सलेखना विधि क्या होती है? भूखा प्यासा रहकर अपने शरीर का त्याग कर देना। और मृत्यु कहां हुई थी चंद्रगुप्त की? तो लिख लेना कहां हुई थी? श्रावण बेलगोला में। कहां हुई थी? श्रावण बेलगोला में। ये जगह आती है कर्नाटक में। कहां आती है? कर्नाटक में, मैसूर के पास आती है जी। अंतिम समय में जैन धर्म अपना लेता है और मृत्यु होती है श्रावण बेलगोला में। बस इतनी बात है चंद्रगुप्त की, इतनी याद रखनी है। और उसके बाद शासक बनता है कौन? बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। और बिंदुसार का समय माना जाता है 298 ईसा पूर्व से लेकर 274 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा था। इसकी कोई खास बात नहीं है, पर एक बात याद रखना, आप नर्सिंग वाले वो सभी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सिजेरियन, क्या सिजेरियन बच्चा कौन है? तो कौन है? बिंदुसार है जी। कौन है? ये बात याद रखना और कुछ याद मत रखना। क्या सिजेरियन बेबी कौन है? तो बता देना बिंदुसार है। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। किसका? चंद्रगुप्त का था। और इसके एक लड़का होता है और इतिहास में वो लड़का किस नाम से जाना जाता है?
तो बता देना किस नाम से? अशोक महान। क्या? अशोक महान के नाम से जाना जाता है। तो आप कहो तो सम्राट अशोक को शासक बना दे, इसकी इतनी बात बहुत है, क्योंकि बिंदुसार के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा या तो अशोक के बारे में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पैसे की जानकारी ना जी ना, पैसे की जानकारी नहीं मिलती, पूरा लालची होते सारा का सारा, पीसा ही पीसा गिरे पूरे दिन था रहे। तो अगला शासक कौन बनेगा? तो बता देना सम्राट अशोक है। कौन बनेगा? सम्राट अशोक। कहां का शासक बना है? मगध का। कहां का बना है? मगध का। आपसे पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठते हैं? तो बता देना कब बैठते हैं? अपने पिता की मृत्यु के बाद 274 ईसा पूर्व के आसपास मगध की गद्दी पर बैठते हैं। और कब तक रहते हैं? तो बता देना 232 तक। कब तक रहते हैं? 232 ईसा पूर्व तक रहते हैं, याद रखना। और इस सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आ जाएंगे, यानी कमजोर शासक आएंगे। और कमजोर शासक आने के बाद जितने जनपद थे, जितने जनपदों को जीता था, उन जनपदों के लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, यानी खुद को राजा घोषित कर लेंगे वहां के लोग। तो हमने शुरुआत में देखा था कि हरियाणा में मौर्य राजवंश का अधिकार कब से कब तक रहा था? तो देख लो 232 तक रहा था। कब तक रहा था? 232। और 232 के आसपास सम्राट अशोक की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश का ढांचा डगमगा जाता है। डगमगाने के कारण हरियाणा हाथ से निकल जाता है। तो हरियाणा में 322 से लेकर 232 तक किसका राज रहा था? मौर्य राजवंश का। और सम्राट अशोक की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है? हरियाणा मौर्य राजवंश के हाथ से निकल जाता है। क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो आओ फिर शुरू करते हैं। सम्राट अशोक ने अपनी जिंदगी में कुछ काम किए थे, उन कामों के बारे में देख लें। पिता कौन है सम्राट अशोक का? तो बता देना बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार है। अगर आपसे पूछा जाए सम्राट अशोक का वंश कौन सा था? वंश कौन सा था? मौर्य। याद रखना, भावना में मत बह जाना। और आपसे पूछा जाए सम्राट अशोक का धर्म कौन सा था, यानी कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बता देना कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त ने जैन अपनाया था और सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध। तो आपको लिखना हो तो इसी प्रकार लिखना। और इनका शासनकाल पूछे तो बता देना कब से कब तक? 274 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सम्राट अशोक ने अपने जीवन में क्या काम किया था? तो बता देना सम्राट अशोक ने 16 जनपदों को जीत लिया था। क्या? 16 महाजनपदों को जीत लिया तथा मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। कहां विलय कर लिया? मगध में विलय कर लिया। यानी अब जनपद बचा है तो क्या बचा है? एक बचा है। 16 का 16 विलय हो गए हैं किसमें? मगध में। और अब एक ही साम्राज्य बचा है। कौन सा साम्राज्य है? मगध साम्राज्य। और वहां पर राज कौन कर रहे हैं? सम्राट अशोक। और कौन से वंश के हैं? मौर्य वंश के। और सम्राट अशोक ने अलग अलग क्षेत्र जीते, यहां तक तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार तक किसने अधिकार कर लिया था? अशोक ने अधिकार कर लिया था। और सम्राट अशोक ने जीवन में युद्ध लड़ा फेमस। और इस युद्ध के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप नहीं जानते तो आज से जानने लगोगे। नाम क्या था? कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। यह युद्ध इतिहास का फेमस युद्ध है। अब आप कहोगे इतना फेमस है तो थोड़ी तारीख तिथि की बात कर लें, तो कर लेंगे। आपसे पूछा जाए सन क्या था इस युद्ध का? क्या पूछा जाए?
सन पूछा जाए तो बता देना क्या था सन, बताओ सा क्या था। 261 BC यानी ईसा पूर्व, क्या ईसा पूर्व था। और कलिंग का युद्ध किन किन के मध्य हुआ तो बता देना सम्राट अशोक वर्सेस कलिंग का शासक था नंदराज, क्या था कलिंग शासक नंदराज। अब कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, किंतु ऑथेंटिक गाइड है वो क्या बताती है नंदराज। अब आप कहोगे सर ये कलिंग जगह कहां पर पड़ती है ये तो बताओ, तो बता देना स्थिति कहां है कलिंग की स्थिति। तो वर्तमान का कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य, कौन सा उड़ीसा। उड़ीसा प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था कलिंग। और उड़ीसा का राजा उस टाइम कौन था नंदराज, कौन था नंदराज। और इस युद्ध के अंदर कौन विजेता रहता है सम्राट अशोक विजेता रहता है। कौन रहता है सम्राट अशोक विजेता, लिख लेना अशोक। और इस युद्ध के अंदर माना जाता है कि 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक ने युद्ध तो जीत लिया था पर कितने लोग मर गए 1 लाख। युद्ध खत्म होने के बाद सम्राट अशोक कलिंग के मैदान में जाते हैं और वहां पर माना जाता है 1 लाख तो मर गए थे और 2 लाख के आसपास घायल पड़े थे। और सम्राट अशोक ने पूरा का पूरा दृश्य देखा मैदान में जाकर, तो भाई का हृदय विचलित हो गया, मन विचलित हो गया कि मैंने युद्ध तो जीत लिया किंतु लोग कितने मर गए 1 लाख प्लस, यानी मृत्यु कितने लोगों की हुई थी 1 लाख प्लस लोग मर गए। और ये देखकर सम्राट अशोक ने कहा ये दुनिया और ये महफिल अब हमारे काम की नहीं है, हम आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्या नहीं लड़ेंगे आज के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम बस एक ही धर्म की पालना करेंगे। कौन से धर्म की बौद्ध धर्म की। यानी कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था कौन से कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हृदय परिवर्तित हो गया और सम्राट अशोक ने घोषणा कर दी कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। और सम्राट अशोक की यही घोषणा कालांतर में मौर्य राजवंश के पतन का कारण बनती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग क्या नहीं करते युद्ध नहीं करते। और सम्राट अशोक के बाद लोगों ने युद्ध नहीं किए, और युद्ध नहीं किए तो आपको पता है लोग डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो खुद को राजा घोषित कर लेंगे। 16 जनपदों को जीता था, कितने जनपदों को 16 को जीता था। और इसके बाद किसके अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं और वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, और बाहर से आक्रमणकारी आते हैं भारत में और भारत पर अधिकार कर लेते हैं। बाहर के आक्रमणकारी, हमको भारत से अब एक बार कोई लेना देना नहीं है, हमको हरियाणा में आना है तो हरियाणा हाथ से निकल जाता है किसके मौर्य राजवंश से। कब 232 में। और 232 में किसकी मृत्यु हो जाती है किसकी अशोक की। किसकी अशोक की हो जाती है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। कलिंग बिल्कुल जी बौद्ध धर्म बिंदुसार। ठीक है, एक बार पुनः बात करते हैं। हमने शुरुआत में देखा वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और लोगों ने उस टाइम कृषि कार्य शुरू कर दिया था, हल रखना, हथियार चलाना, पूरा कार्य सीख गए थे। और उन्होंने इस काम के दम पर अलग अलग जनपद बना लिए, यानी अलग अलग जगहों पर लोग रहने लगे। और इतिहास में वो कितने जनपद हुए फिर 16 जनपद हुए। कितने हुए 16 जनपद। और इन 16 जनपदों को एक जनपद कहा जाता है, वो कौन सा होता है मगध होता है। कौन सा होता है मगध। और इस मगध में किसका राज होता है मौर्य राजवंश का। किसका मौर्य राजवंश का। और मौर्य राजवंश का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व के आसपास में मौर्य राजवंश की मगध में नींव लगाता है अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से। और मगध में पहले किसका राज था तो बता देना धनानंद का। किसका कोई नंद वंश का शासक था धनानंद, उसका राज था। उसको हराकर 322 ईसा पूर्व में
मगध में मौर्य राजवंश की क्या लगा देता है, नींव लगा देता है। और मौर्य राजवंश के पहले शासक चंद्रगुप्त ने 8 महाजनपदों को जीता था। और उसके बाद शासक बनता है कौन, तो बता देना बिंदुसार। बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन बेबी माना जाता है। और उसके बाद शासक बनता है कौन, तो बता देना सम्राट अशोक है। कौन बनता है, सम्राट अशोक है। कहानियों से कोई लेना देना नहीं, हमको प्रश्नों से मतलब है। अब कुछ बताएंगे कि अपने 100 भाइयों की हत्या कर कर सम्राट अशोक राजा बना था, वो कहानियां हैं। किसको पता है 100 को मारा था या 60 को मारा था, सिर्फ कहानियां हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में पूछे तो बता देना सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार। लगभग 274 ईसा पूर्व के आसपास मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। और गद्दी पर कौन बैठता है, सम्राट अशोक बैठता है। कौन बैठता है, सम्राट अशोक बैठता है। किंतु अपने राज्याभिषेक की तैयारी कब करता है, तो बता देना 269 ईसा पूर्व के आसपास। कब है, 269 BC के आसपास अपना राज्याभिषेक करवाया। गद्दी पर कब बैठ जाता है, 274 ईसा पूर्व में। माना जाता है इस बीच में 274 BC और 269 BC के बीच में अपने 100 भाइयों को मारकर फिर राजा बना था। अब काल्पनिक है या सच है वो आप जानो और इतिहास जानता है। और कब राज्याभिषेक करवाता है, तो 269 में। और फिर 269 के बाद एक युद्ध लड़ता है 261 BC में। कब लड़ता है, और उस युद्ध का नाम होता है कलिंग। क्या होता है, कलिंग। और कलिंग पड़ता है वर्तमान उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। और इस उड़ीसा के अंदर माना जाता है 1 लाख लोगों की हत्या हो गई थी, 1 लाख लोग मर गए थे युद्ध के अंदर। और इस दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का हृदय विचलित हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपना लेता है। और कालांतर में ये बौद्ध धर्म ही माना जाता है मौर्य राजवंश के पतन का कारण बनता है, क्योंकि बौद्ध धर्म युद्ध को अनुमति नहीं देता। तो मौर्य राजवंश के लोगों ने युद्ध छोड़ दिया और जितने भी इनके अंडर में थे, किनके अंडर में, मौर्य राजवंश के अंडर में थे लोग, वो खुद को क्या कर लेते हैं, आजाद कर लेते हैं, यानी स्वतंत्र कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य राजवंश कितने भारत में फैला था, तो बता देना कितने में फैला था, तो दक्षिण भारत को छोड़कर यहां पूरे में क्या था, मौर्य राजवंश था। यह था हमारा मौर्य राजवंश। इसके बाद कभी पूरे भारत को एक छत्र के नीचे कोई भी राजवंश के लोग नहीं ला पाए। इस क्षेत्र में किसका राज था, तो मौर्य राजवंश का राज था। अंग्रेज प्रयास करते रहे, मुगल प्रयास करके चले गए और अनेक लोगों ने प्रयास किया, किंतु भारत कभी एक छत्र के नीचे नहीं आया। यह अंतिम राजवंश था जहां पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं बल्कि लाया गया। वो कौन सा राजवंश था, मौर्य राजवंश। अब मौर्य राजवंश का पतन हो जाता है। पतन के बाद हमारे हरियाणा में जनपदों का उदय होता है। किनका, यानी छोटे छोटे जनपद बनते हैं। जो हमारी आज की हरियाणा भूमि है वहां पर अलग अलग छोटे छोटे क्या बनते हैं, जनपद बनते हैं। और जनपदों के बारे में कल देखेंगे। अग्गर जनपद, योध्या जनपद, उनके बारे में एक एक जानकारी कल की क्लास में देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी, समझ में आई तो यस लिखना, अगर नहीं आई तो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। चलो समझ में आई है तो धन्यवाद। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।